के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए। तो मेरा नाम है पंकज बेदी। पिछली बार मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से सुरेश देवी का मर्डर हुआ, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से भाई ठाकुर ने एक जो गांव था उसको पूरी तरह से कैद रखा, भाई ठाकुर और उनके आदमियों ने। ये बात हम शुरू करते हैं उससे पहले मैं बता दूं कि आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि एक ऐसा गांव है भारत में जिसको पूरे के पूरे 6 से 8 महीने तक एक बंधक बना के रखा गया, उनको पीटा गया, उनको मारा गया और पूरे के पूरे गांव को बंधक बनाया गया पूरे 6 से 8 महीने तक। तो ये बात शुरू होती है 30 अप्रैल 1991 से शुरू ये बात होती है। होता यूँ है कि मैं थोड़ा ज्योग्राफी के लिए आपको समझाता हूँ। विरार के पास एक जो समुद्री एरिया है उसका नाम है अरनाला बीच। अरनाला, साथ में साथी पाटी और साथी पाटा, और उसके बाद में वनराई गांव है। अब ये तीनों मिलके एक द्वीप बनता है। तीनों जो जगह थी समुद्र में, किसी टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती थी। अब दाऊद और भाई ठाकुर यहीं से वो ज़्यादा अपने जो काले कारनामे यहीं से करते थे, यहीं से वो स्मगलिंग वगैरह माल वगैरह मंगाते थे। अब 30 अक्टूबर को 1991 को यहाँ पर एक बोट आती है दुबई से जिसमें चांदी होती है। अब ये बोट क्या होती है कि ये बोट पलट जाती है, और ये जब बोट पलटती है तो उसमें से जितनी चांदी होती है वो समुद्र में गिर जाती है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, इस एरिए में उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था प्रशांत टांडेल। मुंबई से लेकर सूरत तक जितना समुंदर का एरिया था उसमें ये व्यक्ति क्या करता था कि लैंडिंग करवाने का काम इसका था, और इसके सिवा कोई और लैंडिंग करवा नहीं सकता था पूरे एरिया में। तो यही वो व्यक्ति था मेन, इसका नाम था प्रशांत टांडेल। मैंने बताया आपको जो मेन ये काम करता था कि जितने भी गैर कानूनी तरीके से जो सामान बाहर से आता था तो उसको लैंडिंग करवाने का काम इसका था, मुंबई से लेकर सूरत तक। अब भाई ठाकुर की जो चांदी वगैरह या कुछ और चीज़ें आती थी स्मगलिंग के थ्रू, वो सारी समुद्र के थ्रू यही आदमी करवाता था, प्रशांत टांडेल। ये बात उस समय भाई ठाकुर यहाँ पर नहीं थे और दाऊद इब्राहिम भी दुबई में थे। तो ये नाव आती है 332 के करीब, इसके बीच में जो ब्रिक्स होती हैं चांदी की वो होती हैं। और कहा यह जाता है कि उस समय सोने की स्मगलिंग कम होती थी, चांदी की ज़्यादा होती थी। तो ये जब ब्रिक्स आती हैं तो कुछ समुद्र में हलचल हो जाती है, लेकिन वो किनारे से आने से पहले ही एक नाव उनकी जो पलट जाती है, बेस मैंने हो रही थी, नाव पलट जाती है। अब नाव पलटती है तो जितनी भी जो ईंट होती हैं, जो चांदी की ईंट होती है, वो सारी की सारी समुद्र में गिर जाती हैं। समुद्र में गिर जाती हैं तो कुछ दिन तो प्रशांत पांडेल ये सोचता है कि अभी तो भाई ठाकुर यहाँ पर है नहीं, तो लगभग 7 करोड़ की चांदी थी वो, तो जब तक वो आएंगे तब तक हम ये चांदी निकाल लेंगे, क्योंकि समुद्र एरिया है, ये हमारा ही अपना ही एरिया है और उसका राज भी चलता था उस समय। तो उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ से दूसरे दिन से वहाँ से चांदी जो थी वो निकालनी शुरू करी। अब निकालनी शुरू करी तो कम से कम 80 से 100 जो ईंट थी उन्होंने निकाल ली थी, उस समय की बात है। तो कहते हैं कि जब धुआं उड़ता है तो मालूम चलता है कि आग भी लगी है। तो वनराई गांव के जो लोग थे वो थोड़ा देख रहे थे इन गतिविधियों को, और उन्होंने क्या किया कि रात को जो थे प्रशांत टांडेल के जो आदमी थे वो रात को काम नहीं करते थे, वो दिन में ही काम करते थे, उनके जो गोताखोर थे। तो गांव वालों ने वहाँ पर रात के टाइम गोता लगाकर थोड़ी बहुत जितनी भी चांदी की ईंट थी वो निकालनी शुरू कर दी। अब शुरू कर दी तो अब प्रशांत पांडेल को ये बात मालूम हुई कि हमारी जो चांदी की ईंट है वो गाँव वालों ने काफ़ी हद तक निकाल ली है। तो प्रशांत पांडेल पहले तो प्यार से गाँव वालों से बात करता है कि आप जो ईंटें हैं हमको वापस कर दीजिए, माल भाई ठाकुर का है, आपको नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ गाँव वाले जो होते हैं वो तो उनको ईंट देते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं देते हैं। तो प्रशांत जो टांडेल होता है वो पूरे के पूरे गांव के ऊपर अपने लोगों को लेकर हमला कर देता है। और कहा यह भी जाता है कि उस समय इस गांव में आग लगाई गई, बहुत सारे लोग मरे भी और बहुत सारे लोगों को खूब बुरी तरह से मारा पीटा गया। और कुछ गांव वालों को जब ये वो मार पड़ी तो कुछ लोगों ने ईंटें दे दी, लेकिन कुछ लोग नहीं दे रहे थे। तो उनको लगा था कि हम जितनी मर्जी मार खा लेंगे लेकिन ईंटें जो हैं चांदी की वो नहीं देंगे।
तो एक जो ईंट की जो कीमत थी वो कम से कम 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख रुपया थी। अब उस समय जो 2 से 2.5 लाख रुपए की वैल्यू बहुत होती थी, 1991 की बात है। तो प्रशांत पाटिल ने अपने जो साथी थे, 40-50 साथियों के साथ पूरे गांव में कब्जा कर लिया और गांव वालों को मारना पीटना शुरू कर दिया। तो ये जो घटना है ये कम से कम भी अप्रैल से लेके 91 से लेके ये घटना चलती रही जनवरी तक। आप देखिए इतनी लंबी ये घटना चली, 4 जनवरी तक ये घटना चलती रही और पूरे के पूरे गांव को कब्जा किया गया था। ना कोई उस गांव का व्यक्ति बाहर जा सकता था गांव से, ना कोई बाहर वाला व्यक्ति उस गांव में आ सकता था। तो कोई कानून व्यवस्था नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं, कोई कानून नहीं, कोई अदालतें नहीं। तो आप सोचिए कि कैसे 6 से 7 महीने गांव को पूरे कब्जा किया हो और कोई भारत देश में कोई बोलने वाला ना हो। ऐसे भी हालात हुए हैं इस देश में। और करते करते ये बात, एक पादरी थे वहाँ पर, एक चर्च थी छोटी सी। तो पुर्तगाल के टाइम में यहाँ पर कैथलिक लोग भी बहुत रहते हैं, आज भी रहते हैं बहुत सारे कैथलिक लोग। तो उस समय था एक पुर्तगाल के टाइम की या की चर्च थी पुरानी। तो वहाँ के जो फादर थे उनको ये बात मालूम चली, उन्होंने अपने तरीके से कुछ कंफर्म करने की कोशिश करी और मालूम चला कि ये बात सच है, लेकिन उनकी पावर बहुत कम थी। तो उन्होंने एक अपने बड़े जो फादर थे उनसे बात करी, जो आसपास की चर्चों में आते थे और एक बड़े फादर थे, तो उनसे बात करी। तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो कंफर्म किया, निचली तौर से कानून से सहायता मांगी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अब बात करते करते ये एक दिन दिल्ली चले जाते हैं, शायद उनका कोई इटली से कोई लिंक होगा। उस समय सोनिया गांधी थी और प्रधानमंत्री नए नए नरसिम्हा राव बने थे, और नरसिम्हा राव नए नए प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी की डेथ के बाद। तो सोनिया गांधी के लिंक के थ्रू वो गए वहाँ पर, उन्होंने पूरी कहानी बताई। इसको देखकर नरसिम्हा राव शौक हो गए पूरे कि ऐसा भी हमारे देश में हुआ है। तो नरसिम्हा राव जी ने, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, महाराष्ट्र के उस समय थे, उनका नाम शायद मैं बोल रहा हूँ सौदागर करके थे। आज तक के जितने कमज़ोर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हुए सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री वो थे। उसी समय था वो, सेंटर की गवर्नमेंट भी थोड़ी, आपको मालूम है उस समय जो समय था ख़राब था, राजीव गांधी की इधर हत्या हुई थी, उसके बाद नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने थे। और यहाँ पर की जो हालत थे महाराष्ट्र में वो भी ठीक नहीं थे। यहाँ पर भी आपको मालूम है 91-92 में बम ब्लास्ट हुए थे और बहुत सारे ऐसे हमले हुए थे। और सौदागर को हटाने के बाद ही शरद पवार जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था यहाँ पर, तो तब जाके कुछ हालात ठीक हुए थे। तो ये कहानी थी, तो उन्होंने सौदागर जी से बात करी। तो सौदागर जी ने अपने होम मिनिस्टर को बोला। 4 जनवरी 1992 को ये जो गांव है यहाँ से वो मुक्ति पाता है भाई ठाकुर के एरिया से। तो पहले तो कोई लोकल पुलिस वहाँ पर गई नहीं, लेकिन जब ऊपर से प्रेशर आता है, कहते हैं कि तब यहाँ पर गांव में पुलिस गई और 36 लोगों के ऊपर केस हुआ और 160 लोग जो थे विक्टिम थे उस समय के। और कहा ये भी जाता है कि काफ़ी सारे लोगों को मारा गया, जो आज तक मालूम चला कि कितने लोग मरे हैं कितने नहीं हैं। कुछ लोग आज भी बनराई की घटना सुनते हैं, मैंने तो वो शॉर्ट में आपको जो बताई है, वो आज भी डरते हैं कि भाई घटना इतनी थी। जो वहाँ के जो पुराने बुजुर्ग हैं वो आज भी इस बात को करने से डरते हैं, वो इस विषय में बात ही नहीं करना चाहते जिन लोगों ने ये घटना देखी है। तो 36 लोगों के ऊपर ये केस हुआ। उसके बाद मुकदमा चला। मुकदमा चलते चलते आपको मालूम है देश की अदालतें कैसे काम करती हैं। अब चलते चलते 2002 तक ये मुकदमा चलता रहा। इंक्वायरी शुरू हुई 2002 के बाद। तो एक जज साहब थे, महाजन उनका सरनेम था, पूरा नाम मैं जानता नहीं हूँ। उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी कि ये जो केस था पूरी तरह से साफ था कि भाई ठाकुर ने उस गांव को 6 महीने तक कब्जा किया, लोगों को मारा गया, पीटा गया। और लेकिन इस केस में जो पब्लिक पीपी जिसको बोलते हैं, पब्लिक प्रोड्यूसर, पीपी जिसको बोलते हैं, सरकारी वकील जिसको बोलते हैं, इसका काम था कि पब्लिक का साथ देना, जनता का साथ देना। लेकिन इस व्यक्ति ने जो साथ दिया है वो सामने वाली पार्टी का दिया है। मुजरिम जो लोग थे, आरोपी लोग थे, उनका साथ दिया है। तो इसलिए इसको कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। तो उन्होंने उनको बर्खास्त किया था और कहा था कि ये आज के बाद किसी भी तरह की सरकारी गतिविधियाँ जो है कोर्ट में
उनमें ये शामिल नहीं होंगे। हालांकि ये अपनी प्राइवेट एक तरह से अपनी वकालत कर सकते हैं, लेकिन सरकार के मामले में ये नहीं काम करेंगे। तो ये इतना बड़ा केस था। तो करते करते 2004 आ गई। 2004 को भाई ठाकुर को पहली बार वो एक केस में टाडा के केस में पुणे की यरवदा जेल में थे, उनको पहली बार लाया गया और पहली तारीख को वो बरी हो गए। अब बरी क्यों हुए हैं कि आपको मैं बताऊं कि 160 लोग थे, उसमें से 132 जो लोग थे, जो विक्टिम थे, उन्होंने अपनी जो गवाही थी जो पुलिस के सामने को छोड़ दी थी, बाद में वो सब अपनी गवाही से बदल गए। अब ना जाने वो डर से बदले या कुछ लेन देन हुआ उससे बदले, लेकिन वो अपनी गवाही से बदल गए। अब उनमें से जो 28 लोग बचे हुए थे उन्होंने गवाही दी, लेकिन उनकी गवाही भी इतनी कमज़ोर कर दी गई कि जज साहब को उनको बरी करना पड़ा। और जज साहब ने बोला, साफ सर ये केस दूध की तरह साफ था, लेकिन अब मुझे शर्म आ रही है इनको ये कहने में कि मैं इनको बरी करूं कि इनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं कि मैं इनको सज़ा दे पाऊँ। लेकिन ये इतने जालिम आदमी जिन्होंने 6 महीने तक भारत के गाँवों को एक पूरी तरह से बंधक बना के रखा। और बता दूं उस समय बहुत सारे लोगों को पीटा गया था बहुत बुरी तरह से। और इस केस में एक और बात हुई कि अब जो उनको मारा जो गया था, वो मारा गया था, जो मारपीट हुई थी वो मारपीट हुई थी 1991 अप्रैल में। और जो केस हुआ शुरू जो केस हुआ जनवरी में, क्योंकि 6-7 महीने गाँव वाले लोगों को कब्जा करके रखा गया था। और जब अप्रैल मई में उनको मारा गया था। अब इतने महीने में उनकी चोटें बढ़ गई होंगी या कुछ होगा, तो जो मेडिकल वाले थे उन्होंने बोला कि हमारे पास तो इनकी कोई अंदरूनी चोट नहीं है या इनकी कोई मेडिकल शिकायत नहीं है हमारे पास आई, तो हम इनको कैसे हम। और जो गवाह थे उसके भी बिहाफ से वो बरी हुए, जो गवाह बदले थे। लेकिन देखिए आप किस प्रकार से कि पूरे के पूरे गांव को 6 से 7 महीने पूरा कब्जा किया गया, गांव वाले लोगों को मारा गया। कहते हैं कि उस गांव को आग भी लगा दी गई थी, इतना तक सुनने में आता है। आजकल जो पुराने उनके गांव के बुजुर्ग हैं, लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन वो डरे हुए हैं। आज भी वो घटनाओं के बारे में बताते तो बहुत डर के, बहुत सहम कर वो बात बताते हैं और थोड़ी थोड़ी कम जानकारी देते हैं। तो ये थी कहानी चांदी की, जो 7 करोड़ की चांदी पलटी थी और किस प्रकार से ये सारा हुआ। और इसके साथ मैं आपको और बता दूं, इसके साथ एक DRA के साथ भी केस चला, इसके साथ पैरेलल। तो नेवी के कुछ थे लोग थे, उन्होंने बाद में इस केस में कुछ छानबीन करी। उन्होंने भी गोता लगा के जो कुछ काफ़ी सारी जो चांदी की ईंटें थी वो बरामद करी। और वो भी एक केस भाई ठाकुर के ऊपर हुआ था, उसकी जानकारी मैं आपको अगले एपिसोड में दे दूँगा। तो ये आपने सुनी भाई ठाकुर की एक दूसरी कहानी थी, गाँव में जो चांदी पलटी, कैसे पलटी और किस प्रकार से पूरे गांव को कब्जा किया गया, कैसे मारा गया, पीटा गया। अब देखिए जब आदमी के पास पावर होती है वो कुछ भी कर सकता है, वो उसके लिए कानून अदालतें वगैरह कुछ नहीं होती, वो बड़े आराम से जुर्म करते हैं और बरी हो जाते हैं। और आज की डेट में वो सत्ताधारी भी हैं, उनकी पार्टी चल रही है, वो सत्ता पक्ष के मज़े भी ले रहे हैं। लेकिन अभी बोल रहे हैं वो सब जो इनलीगल एक्टिविटीज़ थी उनसे वो दूर हैं। विरार का अगर कोई लोग उनके पास जाते हैं तो सबसे पहले वो विरार के लोगों की सहायता करते हैं। अभी जो सुनने में उनके बारे में आ रहा है, अभी वो किसी प्रकार की ऐसी लीगल एक्टिविटीज़ में, इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं है। लेकिन जो उनका जो पुराना इतिहास है वो बहुत बेकार है। बड़े बड़े हिंदुस्तान के जो गैंगस्टर थे, जो डॉन थे, उनमें से उनका नाम आता है। तो ये हमारी कहानी थी और आपने देखा हमारे इस शो को, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे आप शो को देखते रहिए और हमें अपना प्यार देते रहिए। एक बात आपसे मैं और कहूँगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, हम लोग किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं लेते हैं। हमारे चैनल पर सुपर थैंक्स का बटन है, अगर आप हमारे चैनल को कुछ सहायता कर सकते हो तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पंकज बेदी, जन तक।